बैठिए। आपने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री से इस वर्ष में, और अब तक आप किसी स्थान पे कार्यरत हैं? कहाँ? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर को। चलिए, अच्छी बात है। क्या होता है कोऑपरेटिव? सर, सहकारिता में सर कुछ लोग मिल करके, सहकारिता का पहला अवसर मिलजुल कर कार्य करना, और इसमें कुछ लोग मिलकर समिति बनाते हैं और इसमें जो है कि स्वैच्छिक संगठन होता है, और स्वैच्छिक असमानता के आधार पर अपने पारस्परिक हितों के लिए कार्य करते हैं और अधिकतम संसाधनों का उपयोग कर अपने अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं और उसको वितरित करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सहकारिता का उद्देश्य लाभ न होकर कल्याण है? कल्याण है सर, लेकिन जो लोग स्वैच्छिक संगठन है उनका कल्याण भी है, और उसमें ज़्यादा कल्याण भी हो और लाभ भी प्राप्त होगा। सामूहिक कल्याण। ठीक है। कहाँ ये जो आप कार्य करती हैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, तो इसमें क्या कार्य है आपका? सर, इसमें जनरली सर जो फील्ड का वर्क होता है, लेकिन मैं ऑफिस में सर निरीक्षण का कार्य करते हैं लेकिन लोग, और मेरा ऑफिस में वर्क है कि और जो समितियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन आता है उनमें त्रुटियाँ जो रहती है उस पर पत्राचार करना, और इसमें अंकेक्षण शुल्क उसका जो होता है उस समिति का होता है उसका रेंज वगैरह सब जो भी सरकारी समितियाँ जो होती है उनका अंकेक्षण यानी ऑडिट कौन करते हैं? वो सर ये ऑडिटर करते हैं, वो ऑडिटर होते हैं, और सीए भी करते हैं जो प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट ऑडिटर से भी ऑडिट करवा सकते हैं, वो एक पैनल रखता है सर उसके। अच्छा, ये बताइए कि सहकारिता की स्थापना, सहकारिता का एक्ट कब आया? सर 1935 में आया है, जो कि वो एक सरकार का बिहार उड़ीसा अधिनियम करके सर 1935 में 1935 या 1904? सर 1904 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन सर जो बिहार उड़ीसा जो है 1935 एक्ट है, और एक दूसरा 1912 में भी आया है साफ करके, साफ समिति करके आया है, और 1935 में बिहार उड़ीसा का जो बिहार का खास वो अभी एक्ट वो अभी लागू है। कॉलेज केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, फिर आपने LSW में चुन लिया? सर क्योंकि सर मुझे स्व अध्ययन करना था, और मटेरियल सही से प्राप्त आसानी से प्राप्त हो और खुद से आसानी समझ में आ जाए, इस तरह से मैंने LSW का चयन किया। क्योंकि और सर बहुत दिन इस बीच में सर केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, काफ़ी दिन हो गए ग्रेजुएशन किए हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो आपने कुछ केमिस्ट्री मतलब इतने दिनों के हो जाने के बाद पूरी तरह से भूल गई हैं या फिर थोड़ा बहुत याददाश्त है? वैसे तो है याद सर, 9th तक तो। अच्छा, केमिस्ट्री में याद है। चलिए, एक बात बताइए, हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे 9th-10th में, पीरियोडिक टेबल, ये किसने बनाया था और इसका क्या इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री के स्टडी में? सर बहुत ही उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किसी तत्व का एलिमेंट का जो होता है उसका फिजिकल और केमिकल गुण जो होता है उसे पर डिपेंड, खासकर केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है किसी एलिमेंट का उसी पर निर्भर करता है। नहीं, ये बनाया किसने था? सर पहले रदर आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टली का है, और पहले रदरफोर्ड का शायद याद नहीं आता, क्योंकि वो एटॉमिक मास पर था और ये एटॉमिक नंबर पर था। ठीक है, LSW से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे हमारे सहयोगी। LSW सब्जेक्ट जो है इसमें किस पसंद करने का, आपको लेने का मुख्य कुछ रुचि, किसी क्षेत्र में विशेष में इसमें रुचि आपकी? सर इसमें श्रम से संबंधित तो हम लोग सभी सर एक तरह से श्रमिक के तौर पे ही कार्य करते हैं, जहाँ भी वर्क करते हैं, तो श्रम से संबंधित बहुत सारे नियम हैं जो जानकारी मिलती है, और इसमें बहुत सारे समाज का कल्याण का जो सब्जेक्ट है वो इसमें भी इंक्लूड है सर। तो इसमें आपको बताइए कि जो महिलाओं के लिए क्या एक्ट्स है जो आपने पढ़ा है महिलाओं को जिससे बेनिफिट मिलता है? पहले सर मातृत्व लाभ अधिनियम जो 1961,
इसके तहत बहुत सारे बेनिफिट है महिलाओं को दिया गया है, जो प्रसूता अवस्था में उनको बहुत देख रेख और आर्थिक स्थिति जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है उसको उनको की सुविधा के लिए जो दिया गया है उसमें उस एक्ट में 26 सप्ताह का छुट्टी दिया गया है, जो 8 सप्ताह पूर्व और 18 सप्ताह बाद दिया गया है। और उसमें और बहुत सारे उसमें नियम है जिसमें लाभ मिलता है, जैसे कि उसमें और समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976 है, और फिर कारखाना अधिनियम में भी बहुत सारे नियम बनाए गए महिलाओं की सुविधा के लिए, जैसे कि उसमें रुदनाई जहाँ पे होती है वहाँ महिलाओं को नहीं लगाया जाए, वर्क में जैसे कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में उनको नियोजन नहीं किया जाए। इस तरह से समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है? इसमें सर कि किसी भी महिला और पुरुष दोनों के बीच में वर्ग के आधार पर उन्हें पारिश्रमिक में कोई अंतर नहीं किया जाए। मतलब सर समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का लिंग के आधार पर। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में समान पारिश्रमिक अधिनियम लागू होने के बाद भी महिलाओं और पुरुषों को सभी क्षेत्र में समान मजदूरी मिलती है? सर संगठित क्षेत्र में जैसे सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ तो सर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है सर। फिर भी प्रयास इसीलिए इस अधिनियम को लाया गया ताकि कुछ हद तक किया जा सके। ये बताइए कि हड़ताल और तालाबंदी क्या अंतर है? सर हड़ताल जो है कि किसी समूह के द्वारा मतलब जो नियोजित व्यक्ति हैं नियोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा उस कार्य स्थल पर कार्य करने का विरोध करना वो हड़ताल हो गया। और तालाबंदी हुआ जो नियोजक द्वारा उस स्थान को अस्थायी तौर पर बंद कर देना, वो तालाबंदी है। किसी एक्ट में इसका प्रावधान इन दोनों के बारे में दिया गया है क्या? यस सर, ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 दोनों का प्रावधान हड़ताल और तालाबंदी। यस सर। आप तो सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, पैक्स से आपका वास्ता पड़ता है सर, पैक्स क्या है? पैक्स सर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है, और वहाँ पे सरकार कुछ पैक्स ऐसा संगठन है जो कि पंचायत स्तर पर है, और वहाँ के पंचायत स्तर के ही सदस्य उसी पंचायत के लोग उसमें सदस्य बनते हैं, और उनको जो भी सुविधा मिल सके जैसे कि खाद बीज और छोटे छोटे कार्यों के लिए कैसे सदस्य बनते हैं जो कि 18 वर्ष के हों, जो पागल दिवालिया नहीं हो, किस प्रक्रिया के वो पैक्स के द्वारा ही बनते हैं, पैक्स के अध्यक्ष ही बनाते हैं इसमें, और उसमें कार्यकारिणी मेंबर होते हैं 12 लोगों का, जिसमें न्यूनतम 7 मेंबर होने आवश्यक है कोरम के लिए। अध्यक्ष या मेंबर कैसे बनते हैं? सर वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका, उसको प्रत्यक्ष सदस्य से बनने के लिए टैक्स का चुनाव। हाँ, पैक्स का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होता है सर। तो विशेष टैक्स की अवधारणा नहीं है नीतीश कुमार माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका गठन किया गया, तो क्या उनका सोच रहा था कि टैक्स से क्या फायदा होगा? सर उनका सोच है कि जो योजनाएं हैं जो भी निचले स्तर के लोग हैं उनको उस ज़्यादा फायदा मिले टैक्स से, जैसे कि अभी सर खाना प्राप्ति कार्य होता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को लाभ मिल सके, जिनको लाभ अगर बाहर के मार्केट में नहीं मिल पाता तो पैक्स के थ्रू उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। टैक्स मान लीजिए किसानों से धान की खरीद करते हैं, तो धान की खरीद में क्या कुछ ऐसे चीज़ रहते देखा जाता है कि धान का क्या क्वालिटी है, किस आधार पर पैक्स जो किसानों से धान खरीद? सर वो कम से कम धान जो होता है 17% नमी मिनिमम होना चाहिए, मतलब उतना तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नमी तौल जो धान का जो ग्रेड है उससे दिखाता है, और बस सर वो नमी सही होना चाहिए, और उस क्षेत्रीय किसान का काम होना चाहिए, और निबंधित किसान होना चाहिए जो कि निबंधित हो। बिहार में किसी औद्योगिक समस्या कमी की समस्या, हमारी औद्योगिकरण का विकास नहीं हो पाया, क्या बिहार की जो संरचना है उसको देखते हुए यहाँ औद्योगिकरण किया जाए, या जो बिहार का जो कृषि एक बेस्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए? दोनों में से कौन सा आपको फायदेमंद लगता है? सर
बिहार को विकसित राज्य बनाना है सर, उद्योग भी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ खनिज कम है और कृषि, हमारा राज्य जो कृषि प्रधान है, तो कृषि को भी बढ़ावा देते हुए जैसे कि बहुत छोटे कार्य किया जा सकता है, जैसे फूड प्रसंस्करण उद्योग है वो हो सकता है। खनिज भी है थोड़ा मात्रा में, लेकिन उसको भी उसके थ्रू भी विकास किया जा सकता है। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए कि हम लोग उद्योग पर ही ज़्यादा जोड़ दें। नहीं सर, दोनों का सामंजस्य, और कृषि को तो बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ ज़्यादा मात्रा में कृषि ही है, तो कृषि को छोड़ा भी नहीं जा सकता। और जहाँ पे उद्योग कुछ मात्रा में उद्योग भी हो सकते हैं, उद्योग का भी, जैसे कि अभी सरकार वस्त्र और चर्म उद्योग पर भी बढ़ावा दे रही है, उसके नियम को और ये कर रही है, सुविधा दे रही है कि निवेशक यहाँ निवेश करें, उनको भूमि उपलब्ध हो, बिजली का समस्या ये हो, कम दर लगे, इसके लिए तो एक हदबंदी और चकबंदी की कंसेप्ट वो क्या है? इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। किस चीज़ से संबंधित है? एक है सर जमीन से संबंधित, चकबंदी सर जमीन को शायद उतना क्लियर नहीं पता, मिला करके चकबंदी कंबाइन करके जो खेती किया चकबंदी, हदबंदी का सर क्लियर नहीं पता, हर भूमि से संबंधित सर। लैंड रिफॉर्म से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कुछ समय से कई जगहों का भ्रमण किया जा रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने की। कौन कौन से पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से जगह वो गए और वहाँ पर्यटन की क्या संभावना है? सर अभी तो ये पिछले वर्ष सर गए थे सर, जो पिछले वर्ष की बात, बस कुछ एक सप्ताह लगभग की बात है। अभी सर तो वो नवादा गए थे, मौतनाजे में वो जो उद्धव गंगा जल जो योजना है वहाँ गए थे। और अभी सर एक पर्यटन स्थल को ये नवादा में काकोलक के लिए जो कहा है सर, वहाँ पर्यटन स्थल के लिए कहा है। क्या हुआ, पर्यटन विकास हो सकता है? आप गए कभी काकोलक? नहीं सर, नहीं गए। ठीक है सर। और क्या इसी नवादा जिले के कोई मौतनाजे से गए थे तो नवादा जिले के अलावा सर। अच्छा, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि बिहार के माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी वो केंद्र में सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। कैसे ये संभव है? संविधान में संविधान के तहत ये, भारतीय संविधान के तहत ये संभव है? सर अभी तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं, और जब तक वो राज्यसभा के मेंबर हैं तब तक वो मंत्री रह सकते हैं। उसके बाद अगर वो सदस्य वहाँ नहीं रहेंगे तो अधिकतम 6 महीने तक उनको अवसर दिया जाए कि कहीं से वो या तो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के मेंबर, तभी वो मंत्री बन सकते हैं। 6 महीने तक उसके बाद रह सकते हैं? नहीं सर, 6 महीने के बाद अगर वो कहीं अगर दोनों जगह सदस्य नहीं रह पाए तो वो नहीं बन पाएंगे। तो बताइए, आपकी हॉबी है मूवी देखना, गाना सुनना? सर टेंशन जब ज़्यादा होता तो मूवी देखना है। टेंशन होता ही क्यों है? टेंशन होना ही नहीं चाहिए। हम लोग दूसरों के हरकतों की वजह से खुद को परेशान कर लेते हैं। क्या ये बताइए कि कोई ऐसी मूवी बताइए जो आपने देखी हो और आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, और जो आप चाहें कि हम लोगों को भी वो मूवी देखनी चाहिए। सर अभी तो फिलहाल मैं 83 मूवी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले उस समय मैं क्रिकेट तो उस समय तो जन्म ही हुआ था, तो 83 वर्ल्ड कप मैं नहीं देख पाई, तो मूवी के थ्रू मैंने देखा, अच्छा लगा। प्रभुदेव जी में प्रभुदेव का काफ़ी अच्छा मतलब डेडिकेशन उसमें था उनका। अच्छा, ठीक है। तो 83 मूवी का नाम ही है 83। कपिल देव की भूमिका में कौन एक्टर थे उसमें? चलिए ये बताइए कि आपने अपने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या सबसे प्रथम 3 किनको दिया है? सर मैंने राज कर आयुक्त और फिर नगर परिवहन पदाधिकारी, तीसरा सर निर्वाचन पदाधिकारी। ये बताइए कि कर आयुक्त के रूप में आप बताइए कि बिहार मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है, और एग्रीकल्चर जो है आपके यहाँ वो बहुत ही लार्जली जो है वो टैक्स एम्बिट से बाहर है, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्वरूप ही ऐसा है। ये बताइए कि बिहार अपने कर के आमद को किस प्रकार और बढ़ा सकता है? तो आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में शराबबंदी के पश्चात थोड़ा टैक्स बेस जो है श्रिंक कर गया है। अब बताइए कि क्या क्या चीज़ बिहार ऐसा करे कि टैक्स के मामले में एक आत्मनिर्भर राज्य बन सके? कोई बात नहीं है।
ये बताइए कि अभी बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय विचाराधीन है या कुछ स्तर पर इसे ले भी लिया गया है? निर्णय ले लिया गया और सर्वसम्मति से ये हुआ कि जातीय जनगणना किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि जातीय जनगणना किए जाने के पीछे किस प्रकार की सोच है नेताओं की? सर, ये जातीय जनगणना से ये आएगा कि कितने लोग किस जाति के हैं और योजनाओं का लाभ किन किन लोगों तक पहुँच रहा है और उनके अनुसार योजनाएं बनाई जाएं ताकि लोगों को उचित लोगों को उचित योजनाएं प्राप्त हो। ये बताइए मुझे कि आप सरकार कहती है कि जातिवाद खत्म कीजिए, फिर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए कास्ट को बेसिस बना रहे हैं। अब तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो एज वाइज हो सकता है, आप कास्ट को क्यों बना रहे हैं? उस व्यक्ति के पहचान का माध्यम, व्यक्ति की पहचान तो ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। कास्ट तो हमारे यहाँ एक विवाह संबंधी नियम है, ठीक है, उसका भी पालन कुछ लोग करते हैं, शहरों में कुछ लोग इसे नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से भारत का औपनिवेशिक अतीत रहा है, तो लोगों ने अपना एक विवाह संबंधी अनुशासन को स्वयं से गढ़ लिया है। इसके लिए शहरों में लोग स्वतंत्र होते हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो इकोनॉमिक्स का मैटर है और उसमें हम कास्ट डाल रहे हैं? इससे कहाँ तक हमें मदद मिलेगा? व्यक्ति की कास्ट वाइज पहचान से पॉलिसी बनाने में हमें कैसे मदद मिल जाएगी? सर, जो योजनाएं चल रही हैं जिन वर्ग के लिए चल रही है वो आर्थिक रूप से अगर उन्नत हो गई तो जातीय जनगणना द्वारा पता चल जाएगा कि लोगों को लाभ पहुँच जातीय जनगणना पता चल जाएगा किन लोगों को मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, ताकि तो क्या ये एक्सक्लूजन का उद्देश्य किया जाएगा कि नहीं? कुछ लोगों को विकास के लिए किया जाएगा। आपको लगता है कि ये जातिगत जनगणना विकास के लिए केंद्रित है? सर, मुझे तो लगता है सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। इसलिए आपके आत्मविश्वास का स्तर बहुत अच्छा है। हम लोगों ने 2-3 चीजें नोटिस की। थोड़ा सा मेरा आपका इंटरव्यू कब है? सर 18 तारीख। तो आप 2-3 इंटरव्यू और दे लीजिए, थोड़ा झिझक दूर हो जाए। झिझक दूर हो जाए। प्रिपरेशन जो बोलने का जो था ना, हमको लगा कि ठीक नहीं है, लेकिन जो कंक्लूजन आना चाहिए था सही वर्ड में, हमको लग रहा था कि एट अ टाइम हम जो बोल रहे हैं जो इसके लिए आप कुछ इंटरव्यूज दे लीजिए टेलीविजन पे, DD1 की न्यूज़। सर, आपको बहुत सुनते हैं, आप लोग का देखते हैं, आप लोग इंटरव्यू देते हैं, क्वेश्चन सब आंसर भी लगता है आज या कल लिए थे, डेफिशिएंट वगैरह उसको प्रिपेयर करके आए थे कहीं सर, फिर बहुत प्रिपेयर में देख लिए। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आपने हैंड मूवमेंट, आप इंटरव्यू बोर्ड में के समक्ष हैं तो हैंड मूवमेंट नहीं किया, हाथ आप नीचे रखें, ठीक है, हैंड मूवमेंट मत कीजिए, इट विल गो नेगेटिव। जब हम हैंड मूवमेंट करते हैं तो हम सामने वाले को कुछ समझाते हैं। ये प्राय कॉलेज के प्रोफेसर्स या फिर स्कूल के टीचर करते हैं या छोटे बच्चों को समझाने के लिए किया जाता है, जैसे धरती गोल है। हैंड मूवमेंट के साथ अपने से बड़ों के सामने नहीं बोलते। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप हैंड मूवमेंट ना करें तो बेटर है, बाकी अगर दूसरे मेंबर्स बतला पाएंगे। दूसरा है कि आप ने जो भी जवाब दिया जैसे पीरियोडिक टेबल का, तो ये तत्व का वर्गीकरण था, एलिमेंट्स का ना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन था कि एक तरह के ग्रुप में एक प्रकार के एलिमेंट्स को रखा गया था। और प्लस ये इसमें ये अटेम्प्ट जो था ये बताता है कि एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, उनकी वैलेंसी और सब, तो ये चीज़ ठीक था। आपने जो भी जवाब दिया बाकी सब हो गया। मुझे मेरे ख्याल से हैंड मूवमेंट आपका वर्स्ट पार्ट था। चेहरा पॉजिटिव भी बहुत रहा है, प्लस हंसमुख आपका ये है व्यक्तित्व है, तो सब पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन जैसे आप जॉब में पहले से हैं तो आपके पास एडवांटेज भी है, उसके साथ कुछ आपका जिम्मेवारी भी है कि कुछ चीज़ों का आपको गलत करने की संभावना आपके पास कम होनी चाहिए। जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस में राज्य कर आयुक्त बोल दिया, नहीं वाणिज्य आयुक्त कैसे, सहायक आयुक्त के पद पे आपकी नियुक्ति होगी। राज्य कर आयुक्त तो टॉप मोस्ट लेवल हो गया उस हायरार्की का। राज्य कर आयुक्त जो होते हैं वो पटना में बैठते हैं, वो कमिश्नर होते हैं, हेड होते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, जल्दबाजी करना ही नहीं, वहाँ पे आराम से बात करनी है, बातचीत हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा कास्ट सेंसस में मुझे आज डिसीजन हुआ है, ये आज डिसीजन हुआ क्या? सर आज कैबिनेट कल हुआ, कल हुआ सर, कल हुआ सर, ध्यान देना कल एक जून को हुआ सर। और जैसे LSW में है तो उसमें थोड़ा सा और, जैसे आपको ऑप्शनल पेपर है ना वो, तो उसको और बढ़िया से और तालाबंदी और हड़ताल के बारे में जैसे पूछा गया तो स्पेसिफिक रूप में ज़्यादा अच्छे से बताना है, पढ़ के सब प्रॉपर वर्ड है सर।
और कम से कम जो एक्ट्स है उसका जैसे बता रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सबको रुकना नहीं, बस एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर देना ताकि उसको बीच बीच में रुकने की जरूरत नहीं। ठीक ठीक है, देखिए सारा चीज़ का सार यही बताते हैं, क्योंकि नौकरी में है आपको बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, नौकरी में है थोड़ा सा वो फीलिंग आ जाता है कि हम ऑफिसर हैं, समझते हैं प्रॉब्लम, हम लोग भी इस चीज़ को, हम ऑफिसर हैं, हम आपको डील करेंगे, तो वहाँ पर ये फीलिंग आ जाता है। 18 तारीख तक आप समझिए कि हम स्टूडेंट हैं, हमको गंभीरतापूर्वक BPSC का इंटरव्यू करना है, एक ही आपका सब कुछ ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, जानकारी ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके बाद भी देंगे। आप 18 तारीख तक समझिए कि हम स्टूडेंट है ना, एकदम आप और हाथ तो बिल्कुल नहीं हिलाना है। जब बोल रहे थे तो मेरा फोटो उठा, बोला कि नहीं हाथ नीचे बैलेंस पे जान रहे हैं कि हाथ नीचे रखना है, क्योंकि पता है थोड़ा आराम से हड़बड़ा के नहीं, अगर गंभीरतापूर्वक उसी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा तो लगेगा कि आप बहुत जानकारी है। मतलब स्माइलिंग फेस होता है, अपने लेवल पे स्माइल करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि बोर्ड मेंबर में उसका आए हो या कुछ ऐसे मुस्कुराने वाली बात। जितनी गंभीरतापूर्वक आप जवाब थे, आपको तो पास वैसे ही सर्विस है, आप है कि भाई आप ऑलरेडी साइंस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, खुद जॉब में हैं, बिल्कुल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है।